हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोग की? मजे में चल रही है ना? देखो, ये लास्ट लेक्चर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का और इस पे हम आज के लेक्चर में बच्चों सिर्फ और सिर्फ क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन करने वाले हैं पूरे चैप्टर्स को। यानी कि मैंने कुछ सिलेक्टेड आपका जेई एडवांस का, जेई मेंस का और नीट का क्वेश्चन ले रखा है कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं एग्जाम में। ये भी आपको आइडिया होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं क्या वो सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। इसकी बाउंड्री क्या है एग्जामिनेशन का, जो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं जेई का, नीट का, एडवांस का, तो उसका बाउंड्री भी पता होना चाहिए बच्चों। सही है? अपने को पीएचडी नहीं करनी है, अपने को इतना पढ़ना है कि अपने से सारा क्वेश्चन जेई मेंस का हो जाए, एडवांस का हो जाए, नीट का हो जाए। सही है? तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ क्वेश्चन फ्रेम किया आप लोग के लिए, उठाया है बेसिकली जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से, नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से और जेई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से। तो ध्यान से बच्चों, ध्यान से देखिएगा इस लेक्चर को, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल हो सकता है। सही है? इस लेक्चर को आप स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते अगर आप जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो स्टार्ट करें बच्चों, ज्यादा टाइम पास नहीं करते हुए हम जितना जल्दी लेक्चर स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। सही है? तो ये मेरे हिसाब से 12th लेक्चर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये आज हम इसको निपटा ही देने वाले हैं, खत्म कर ही देने वाले हैं। सही है? चलिए देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन बेस्ड ऑन है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहला ही क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, आप सबसे पहला काम आप क्या करोगे? सबसे पहला काम कि जब मैं क्वेश्चन लिखा हूं उसका आप स्क्रीनशॉट लो या वीडियो पॉज करो और तीनों क्वेश्चन आप क्या करोगे? ट्राई करोगे। तीनों क्वेश्चन ट्राई करो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो या स्क्रीनशॉट लेकर करो, लेकिन आप पहले क्वेश्चन ट्राई करोगे मेरे सॉल्यूशन करने से पहले। सही है? क्योंकि मैं तो यहां वीडियो पॉज करूंगा तो बहुत ये जाएगा, टाइम वेस्ट जाएगा। तो आप वीडियो पॉज करो और उसको क्वेश्चन करो क्या आंसर सही आता है या नहीं आता है, उसको हम मैच कराएंगे अपन लोग। सही है? जब मैं सॉल्यूशन निकालूंगा। आई बात समझ? चलो, आप लोगों से उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वर्क किया होगा, काम किया होगा जो मैं बोला। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन LiCl, NaCl एंड KCl। देखो बच्चों, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किस चीज पे डिपेंड करता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। यहां सर तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। नंबर ऑफ आयंस भी हमारे पास क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। नंबर ऑफ आयंस भी सेम होने वाला है बच्चों। नंबर ऑफ आयन सेम है तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस तो हम बोलेंगे कि तो सेम ही है ना यार। तो दूसरा किस चीज पे डिपेंड कर सकता है? ये तो 100% तीनों के तीनों डिसोसिएट हो रहा है। Cl तीनों में कॉमन है तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा? या तो Li आएगा, K आएगा, नहीं तो Li आएगा और क्या है? Na आएगा या K आएगा। सोच के देखो, सोच के देखो। अब अपने को क्या देखना है? अपने को क्या देखना है कि आयंस इसमें से तीनों में से कौन सा आयंस आसानी से मूव कर सकता है? इसमें से तीनों में से कौन सा आयन आसानी से मूव कर सकता है इलेक्ट्रोड के पास? उसकी कंडक्टेंस जो होगी बहुत ही ज्यादा होगी। सही है ना? अब तुम क्या दिमाग लगाओगे? तुम क्या दिमाग लगाओगे? तुम्हारा दिमाग ये बोलेगा कि जो साइज में छोटा होगा वो तुरंत भाग जाएगा, जो साइज में बड़ा होगा वो मूव करने में उसको क्या लगेगी बच्चों? टाइम लगेगी। बात सही है आपकी, मैं भी इस स्टेटमेंट के साथ सपोर्ट कर रहा हूं आपको, ये बात सही है। लेकिन ये जो हमारे पास कंडक्टेंस हम देखते हैं, कहां देखते हैं बच्चों? एक्वस सॉल्यूशन में देखते हैं, तो पानी भी तो होगा वहां पे। तो अब सोचो, हाइड्रेशन एनर्जी याद है ना? Li हाइड्रेशन एनर्जी किसका ज्यादा होता है? Li प्लस का, यानी कि Li प्लस के आजू बाजू वाटर मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा सराउंड किए होंगे। अरे बोलो हाँ है ना? Li प्लस के, क्योंकि साइज में छोटा है तो इसका चार्ज जो है कॉन्सेंट्रेटेड होगा, इसके वजह से
वाटर मॉलिक्यूल्स Li+ के आसपास बहुत ज्यादा हिंडर कर लेंगे, इसको गैदर कर लेंगे, तो इसकी साइज क्या हो गई, बड़ी हो गई। दिख क्या रहा था अपने को कि साइज इसका छोटा है, लेकिन हाइड्रेशन फैक्टर के अकॉर्डिंग, यानी कि आपके वाटर मॉलिक्यूल्स इसको चारों तरफ से क्या कर दिए, सॉल्वेट कर दिए। सॉल्वेट करने की वजह से ये आसानी से अब मूव नहीं कर सकता। अब आसानी से मूव नहीं कर सकता तो इसकी जो कंडक्टेंस होगी Li+ की वो सबसे कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा फिर किसकी हो जाएगी, इसका। तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं ये क्वेश्चन आया कि सर Li+ के आसपास ही क्यों, यहाँ पे भी चार्ज +1 है, यहाँ पे भी चार्ज +1 है, यहाँ पे भी चार्ज +1 है। तो सोचो ना नालायकों कि यहाँ पे जो चार्ज है +1 का, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम सबसे कम यहाँ पे है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम सबसे ज्यादा यहाँ पे है, अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल। याद है या नहीं याद है, भूल गए हो क्या फजान्स रूल को? भूलना नहीं है, हर एक जगह हम अप्लाई कर सकते हैं फजान्स रूल को। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए, बताओ बताओ बच्चों बताओ। KCl सबसे ज्यादा, फिर NaCl, फिर LiCl। क्या आप लोगों ने यही आंसर लगाया था? क्या आप लोगों ने यही आंसर लगाया था? अगर आंसर यही लगाया था तो आपको +4 मार्क्स मिलता है। सही है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है at 298 केल्विन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन अगेंस्ट ईच। इस क्वेश्चन देखो, ये भी जेई एडवांस का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मजेदार है। सुनिए, बोला है कि इसमें से कौन सा सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट कहीं भी लिखा हुआ आता है तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूसेस अदर। यही होता है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसेस अदर। अगर ऑक्सीडाइज इटसेल्फ होना है, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ होना है, सोचो बच्चों, तो ऑक्सीडेशन कराने के लिए, ऑक्सीडेशन कहां होती है, एनोड पे होती है। तो ये हमारा कहां होना है, एनोड पे होना है। एनोड पे अगर इसको होना है तो एनोड पे वही जाता है जिसकी एसआरपी वैल्यू क्या होती है, लो होती है। ऐसे करोगे क्वेश्चन तो आपसे हो जाएगा। एनोड पे वही जाएगा जिसकी एसआरपी वैल्यू लो है। इसमें अब चेक करो कि सबसे कम एसआरपी वैल्यू किसकी दिख रही है आपको, तो सबसे कम वैल्यू इसकी दिख रही है। सही है ना, इसकी दिख रही है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब यहां पे क्वेश्चन ये, यहां पे बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि Zn+2, देखो ऑप्शन में मैंने Zn भी दे रखा है, Zn+2 भी दे रखा है, कौन सा होगा, कौन सा होगा? टेंशन में आ गया ना बच्चों, तुमने आइडेंटिफाई सही किया, ये वाला चीज आपने आइडेंटिफाई कर दिया। अब ऑप्शन में तो दोनों अवेलेबल है, Zn भी है और Zn+2 भी है, तो बताओ ना बच्चों कौन सा होने वाला है हमारे पास, कौन सा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होने वाला है, Zn या Zn+2? तो इसी में आंसर लिखा हुआ देखो कि ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। क्या Zn+2 फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है? क्या Zn+2 फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है बच्चों? बिल्कुल नहीं, Zn+2 फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। तो कौन ऑक्सीडाइज इटसेल्फ हो सकता है? Zn ऑक्सीडाइज हो सकता है। Zn से Zn+2 में जाएगा तो इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हुआ, तो दूसरे को क्या करेगा, वो रिड्यूस ही तो कराएगा, और दूसरे को रिड्यूस कराया तो बहुत अच्छा क्या हुआ, ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। तो यहां से आंसर क्या आ गई बच्चों, यहां से क्या आंसर आई, बताओ बताओ फटाफट। Zn आया, Zn आया, आया नहीं आया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के कॉन्सेप्ट नीट और एम्स में पहले आया करते थे। अब भी हमारे पास जेई मेंस, याद रखना जेई मेंस और नीट में आने वाला है। एम्स में पहले, अभी तो एम्स हमारा हट गया है तो नीट में तो आएगा ही, मान के चलो। जेई एडवांस में, जेई एडवांस का बच्चों क्वेश्चन है, तो जेई एडवांस का जो क्वेश्चन होता है नीट और जेई मेंस में रिपीट होता है, ध्यान रखना इस चीजों को। अगला क्या है, अ सॉल्यूशन containing 1 mole per liter of each copper nitrate, silver nitrate, mercury nitrate is being electrolyzed by using inert electrode potential in volt. SRPs दे रखी है सबकी, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, सही है ना। अब क्या बोला है, अब क्या बोला है बताइए। क्वेश्चंस बच्चों मेरे को लग रहा है थोड़ी सी इनकम्प्लीट है यहाँ, क्या इनकम्प्लीट होना चाहिए बताइए, कुछ तो इनकम्प्लीट है यहाँ। The solution containing 1 mole per liter of each copper nitrate, silver nitrate, mercury nitrate is being electrolyzed by using inert electrode, platinum in electrode volts.
हाँ, क्वेश्चन यहाँ पे आपको ये बताना है कि ऑर्डर आपको बताना है, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपोजिटेड एट कैथोड, कि कैथोड पे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इसमें से पहले डिपॉजिट होगा, या कौन सा मेटल जो है ये पहले डिपॉजिट होगा। ऑर्डर ऑफ मेटल लिख लो, मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड। अब सोच के देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसको मैं रफ करता हूं बच्चों, हो गया है आप लोगों का तो सही है। देखो इसके लिए क्या करना है, कहां पे डिपॉजिट कराना है, कैथोड पे। कहां पे डिपॉजिट कराना है, कैथोड पे डिपॉजिट कराना है। तो कैथोड पे सबसे पहले कौन जाएगा, कैथोड पे क्या होती है बच्चों, पहले ये दिमाग में रखो, रिडक्शन होती है। कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन जब होगी कैथोड पे, तो रिडक्शन उसका होता है जिसकी एसआरपी वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। एसआरपी वैल्यू हाई होनी चाहिए। तो अब चेक करो इसमें से कि एसआरपी वैल्यू सबसे हाई किसकी दे रखी है आपके पास, तो सिल्वर की दे रखी है क्या बच्चों। तो सबसे जल्दी डिपॉजिट कोई अगर होने वाला है, सबसे जल्दी कोई डिपॉजिट होने वाला है, अरे बोलो हाँ या ना, सबसे जल्दी कोई डिपॉजिट होने वाला है तो वो है सिल्वर। सिल्वर के बाद कौन डिपॉजिट होगा बताओ, Hg है ना, मर्क्यूरी। फिर कौन डिपॉजिट होगा बताओ, कॉपर मेटल डिपॉजिट होने वाला है। फिर कौन सा डिपॉजिट होने वाला है, Mg डिपॉजिट होने वाला है। आया नहीं आया, पहले ये चेक करो, आया या नहीं आया, बोलो आया या नहीं आया, आया ना, आ गया ना। 3 क्वेश्चन कितने बच्चों का है, तीनों का तीनों क्वेश्चन सही था बच्चों। अगर सही है तो बहुत अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हो, बहुत अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हो। इतना अगर सोच रहे हो तो तीनों के तीनों सही एडवांस के क्वेश्चन थे बच्चों। हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ और 3 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट ध्यान दीजिएगा इस पे। चलो बच्चों, फिर से आपके पास वही काम करना है। इसको आप वीडियो पॉज करोगे या स्क्रीनशॉट लोगे और फिर से 3 क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, खुद से ट्राई करोगे 3 क्वेश्चन। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लेकर आपको तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि आपने सही किया है, गलत किया है। सही किया हो तो +4 जोड़ने का, गलत किया हो तो -1 जोड़ने का। बात समझ में आती है। चलो देखते हैं यहां क्या है, ट्राई कर लिया होगा आपने। देखो, a dilute aqueous solution of Na2SO4 is electrolyzed using platinum electrode. The products at the anode and cathode is, बहुत सिंपल है बच्चों। हमारे पास क्या है, aqueous Na2SO4 है, याद करो। हमारे पास कैथोड होता है और दूसरा एनोड होता है। कैथोड पे कंपटीशन किसका, Na+ और एक्वस है तो वाटर का होगा। यहाँ पे SO4 2- और वाटर का होगा। याद करो बच्चों, याद करो, अच्छे से याद करना। याद करो जब इन दोनों में फाइट होती थी तो एसआरपी वैल्यू मैंने बोला था कैथोड पे वही जाएगा जिसकी एसआरपी वैल्यू हाई होती है। तो एसआरपी वैल्यू इन दोनों में हाई किसकी है, वाटर की। सही है। एनोड पे वो जाता है जिसकी एसआरपी वैल्यू क्या होती है बच्चों, लो होती है। तो इन दोनों में एसआरपी वैल्यू एनोड पे वाटर की लो होती है। तो ये कैथोड पे वाटर का जब हम रिएक्शन लिखते हैं तो वाटर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2OH- बनाता है, +H2 बनाता है। ये कैथोड की रिएक्शन हुई। तो कैथोड पे कौन सा गैस रिलीज हुआ बच्चों, कैथोड पे कौन सा गैस रिलीज हुआ, H2 गैस रिलीज हुआ। कैथोड पे कौन सा गैस रिलीज हुआ, H2 गैस रिलीज हुआ। एनोड की देखो, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो क्या बनाएगा, O2 + 4H+ 4 इलेक्ट्रॉन। ये इक्वेशन हमने पहले ही देखा है। तो कैथोड पे H2 निकला और एनोड पे कौन सा गैस निकला, O2 गैस निकला। अब देखो ऑप्शन में कौन सा है, कैथोड, पहले क्या बोला, एनोड एंड कैथोड। तो एनोड पे O2 है, कैथोड पे H2 गैस है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या आपने यही लगाया था, क्या आपने यही लगाया था? अगर यही लगाया था तो +4 मार्क्स जोड़िएगा, +4 मार्क्स। सही है बच्चों। देखो आगे देखें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रफ करता हूं, अगर नहीं लिखा होगा तो आप इसको छाप डालोगे। सही है। आगे देखो, नेक्स्ट है हमारे पास बहुत अच्छे थियोरेटिकल क्वेश्चन है ये सारे। A gas X at 1 atm is bubbled through a solution containing a mixture of 1 molar
Y minus and 1 molar Z minus at 25 degrees Celsius if SRP of Z greater than Y greater than X, then देखो सबसे पहला SRP जिसकी ज्यादा है, SRP ऑर्डर की बात करो। SRP ऑर्डर जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? Z ग्रेटर देन Y ग्रेटर देन X। जिसकी SRP ज्यादा है वो कहां पे जाता है? कैथोड पे। वो कहां पे जाता है? कैथोड पे। तो SRP जिसकी ज्यादा है वो कहां जाएगा? SRP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होने वाला है? SRP जिसकी हाई है वो कहां जाएगा? कैथोड पे। कैथोड पे क्या होती है? कैथोड पे क्या होती है बच्चों? रिडक्शन होती है। कैथोड पे रिडक्शन होती है तो इटसेल्फ क्या हुआ? रिड्यूस हुआ। तो दूसरे को बोलो, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो एसआरपी जो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अरे बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? यानी कि जेड की एसआरपी ज्यादा है तो किसको किसको ये ऑक्सीडाइज कर सकता है? वाई को ऑक्सीडाइज कर सकता है और एक्स को कर सकता है। वाई किसको किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है? सिर्फ एक्स को कर सकता है, जेड को नहीं कर सकता है। एक्स किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है? उसके बस की बात ही नहीं है कि इन दोनों को ऑक्सीडाइज करें। आई बात समझ या नहीं आई? अब ऑप्शन पढ़ते हैं। देखो ऑप्शन पढ़ते हैं। वाई विल ऑक्सीडाइज एक्स। Y क्या X को ऑक्सीडाइज कर रहा है बच्चों? Y क्या X को ऑक्सीडाइज कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो Y X को ऑक्सीडाइज कर देगा। क्या Z को करेगा? नहीं करना चाहिए, Z को नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन ए है। बाकी भी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। Y विल ऑक्सीडाइज Z, ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। Z को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता क्योंकि Y की एसआरपी वैल्यू लो है। Y की एसआरपी वैल्यू लो है। ऐसे सोचना होता है बच्चों, क्वेश्चन में ऐसे ही सोचना होता है। सॉरी। और इसी फॉर्मेट के क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आते हैं, इसी फॉर्मेट के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सही है। देखिए फिर हमारे पास क्या है? Y विल ऑक्सीडाइज X, X को तो ऑक्सीडाइज कर रहा, बात यहां तक सही है। एंड Z को तो नहीं कर रहा, बिल्कुल गलत है। Y विल रिड्यूस बोथ X एंड Z। Y जो रिड्यूस कर सकता है, किसको कर सकता है? वो Z को कर सकता है, X को नहीं। X को तो वो ऑक्सीडाइज कर रहा है, X को तो वो ऑक्सीडाइज कर रहा है। इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई बात समझ या नहीं आई? आ गई ना बच्चों बात समझ? देखो थर्ड क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा डिटेल्स एनालिसिस करता हूं। सही है ना? हालांकि पता है शायद मैंने ये पॉइंट गलती से मेरे से स्किप हो गया था, फिर भी मैं बताता हूं। देखो इसीलिए पूरा एनालिसिस करता हूं इस टॉपिक का। जब हम सेल बनाते थे, गैलोनिक सेल बनाते थे, याद करो गैलोनिक सेल हम ऐसे बनाया करते थे। इधर हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हुआ करता था, CuSO4 सॉल्यूशन, इधर हमारे पास ZnSO4 सॉल्यूशन हुआ करता था। सही है। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोड जिंक का हुआ करता था और यहाँ पे इलेक्ट्रोड किसका लिया करते थे हम? बोलो जिंक का इलेक्ट्रोड लिया और यहाँ कॉपर का इलेक्ट्रोड। यहाँ हमारा क्या लगा होता था? वोल्टमीटर। सही है ना? ये हमारा क्या होता है? एक्सटर्नल सर्किट होता है। सही है। और ये हमारे लिए यहाँ पे हम सॉल्ट ब्रिज लगाते थे। क्या लगाते थे बच्चों? सॉल्ट ब्रिज हमारा क्या काम करता था? याद करो। सॉल्ट ब्रिज का इसमें हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिल करते थे, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है ना, लाइक KCl है ना, KNO3, ये सारी चीजें हम डालते थे एक्सेट्रा। अमोनियम क्लोराइड भी था। तो यहां मेन फंक्शन सॉल्ट ब्रिज का क्या होता था कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करके रखता था? मेंटेन करके रखता था। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखता था। सपोज यहां पे ऑक्सीडेशन होता था तो Zn से Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन इधर बन गया, यानी एक एक्स्ट्रा क्या आ गया बच्चों सॉल्यूशन में? Zn+2। यहां पे Cu+2 यहां पे जाता था तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये Cu बनाएगा। बोलो बनाएगा नहीं बनाएगा? बनाएगा ना बच्चों? तो यहां क्या हुआ? सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा क्या होगा? SO4 माइनस। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को अगर मेंटेन करना है तो यहाँ पे अपने को प्लस भेजना पड़ेगा। अरे बोलो भेजना पड़ेगा नहीं भेजना पड़ेगा? प्लस भेजना पड़ेगा। प्लस का कितना चार्ज? 2 चार्ज। प्लस का कितना चार्ज भेजना पड़ेगा? 2। अगर सोचो यहाँ से मैं K+ भेज दूं और इधर अपने को क्या भेजना? माइनस। यहाँ से 2 Cl- भेज दूं। अरे बोलो हाँ या ना? तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो जाएगा, ये भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, क्या अगर ये फास्टर रेट से मूव किया,
तो ये जल्दी इसको न्यूट्रल कर देगा, और ये स्लो रेट से मूव किया तो इसको न्यूट्रल नहीं कर पाएगा। फिर से प्रॉब्लम किस चीज की आ गई? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की। इसलिए हम ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेने की कोशिश करते हैं जिसकी जिसकी मूव करने की टेंडेंसी इक्वल हो, अप्रोक्सीमेट इक्वल हो। यानी ये जिस रेट से इधर मूव कर रहा है उसी रेट से Cl माइनस इधर की तरफ मूव करेगा, तो जाकर हमारे पास मेन हमने सॉल्ट ब्रिज लगाने का यही पर्पस था कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन किया जा सके। और यहां पे जब हम लगाते हैं बच्चों, जब हम लगाते हैं KCl इलेक्ट्रोलाइट्स, तो हम मान के चलते हैं या डिजाइन करके चलते हैं कि इन दोनों की आयनिक मोबिलिटी जो होगी वो अप्रोक्सीमेट इक्वल होगी। तो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहां देखो, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ KNO3 इज यूज्ड टू मेक सॉल्ट ब्रिज बिकॉज वेलोसिटी ऑफ K प्लस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NO3 माइनस, गलत है, इक्वल होना चाहिए अप्रॉक्स। वेलोसिटी ऑफ NO3 माइनस इज ग्रेटर देन, गलत है। वेलोसिटी ऑफ बोथ K प्लस एंड NO3 माइनस इज नियरली सेम, सही ऑप्शन, सही है ना। KNO3 इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, बिल्कुल, ये हमारा मतलब ही नहीं है। सॉल्ट क्या हम इसके लिए लगाते हैं सॉल्ट ब्रिज? नहीं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए लगाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई ना? अरे आई या नहीं आई बच्चों? आ गई ना समझ? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला और 3 क्वेश्चन आपके लिए, अगला और 3 क्वेश्चन आपके लिए, आप उसको भी ट्राई करोगे। चलो बच्चों देखो, अब हमारे लिए मैं 3 से 4 क्वेश्चन कर दिया। 4 क्वेश्चन है, बहुत प्यारा प्यारा सा, अब आपको करने हैं, है ना। ट्राई पहले आप क्या करोगे बताया था ना, स्क्रीनशॉट लो क्वेश्चन का, स्क्रीनशॉट लो क्वेश्चन का, और पहले आप खुद सॉल्व करोगे, उसके बाद आप वीडियो लेक्चर कंटिन्यू करोगे, है ना। वीडियो लेक्चर उसके बाद कंटिन्यू करोगे। टाइम ज्यादा से ज्यादा आप 4 क्वेश्चन के लिए 5 मिनट ही लोगे। 5 मिनट में कितना इफेक्टिवली कर पाते हो वो मेरे को बस जानना है, सही है। नहीं होगा मैं बताऊंगा, नहीं होगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चंस, ओके। चलो देखो, यहां सबसे पहला ट्राई कर लिया होगा आपने। इधर देखो, बोला क्या है इस क्वेश्चन में, क्या बोला पहले वो देखते हैं कि EMF ऑफ दी सेल, यानी ई सेल दे रखा है, ई सेल दे रखा है। ई सेल कितना दे रखा है बच्चों? 0.2905 दे रखा है, दैट्स गुड। उसके बाद अपने को सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, ये हमारा एनोड होता है, ये हमारा कैथोड होता है। बात समझ में आती है ना? ये हमारा एनोड और ये हमारा कैथोड होता है। ध्यान से सुनिएगा। अब क्या करना है अपने को, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, एनोड और कैथोड दे रखा है। रिएक्शन लिख ही देता हूं। Zn से क्या बना होगा? Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन। ये एनोड का है, कैथोड पे क्या होगा? Fe+2, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Fe बना लेगा। ऐड कर दो रिएक्शन, सही है ना। Zn+Fe+2 gives Zn+2 और Fe। Q लिख लो रिएक्शन कोसेंट, याद है ना, कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Fe+2। क्या वैल्यू दे रखा है डाल दो यार, यहाँ 0.01 डिवाइडेड बाय 0.001 यानी 10 आ गया। अरे आया नहीं आया? दिस इज योर Q। अब हमने क्या पढ़ा? ई सेल, नॉट इक्वेशन लगाओ, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n। n फैक्टर कितना? चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हुआ है, log 10, log Q। यही पढ़ा हमने बच्चों। यहां पे देखो, सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए ई नॉट सेल होना मस्ट है, ई नॉट सेल होना मस्ट है। ई नॉट सेल नहीं दिया, बाकी सब कुछ दिया है। क्या मैं नहीं निकाल सकता ई नॉट सेल? ई सेल दे रखा है ना बच्चों, कितना दे रखा है? 0.2905 इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस क्या लिख सकता हूं बताइए? 0.0295, सही है ना। डिवाइड करोगे तो यही वैल्यू आएगा, log 10 लिख सकते हैं। log 10 की वैल्यू 1। तो ई नॉट सेल कितना आया बच्चों? बोलो बोलो, 0.2905 प्लस 0.0295 ऐड कर दो बच्चों, 0.32 आता है। ई नॉट सेल ला दिए ना, ई नॉट सेल तक। यहां तक समझ आया नहीं आया? अरे बोलो, यहां तक आया नहीं आया? चमका नहीं चमका यहां तक की कहानी? चमक गया ना? आगे देखो, जैसे यहां तक हमने कॉन्सेप्ट कर लिया है, तो अब हमने क्या पढ़ा है? एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम कहानी क्या होती है? ई सेल 0 हो जाता है, ई सेल 0 हो जाता है, और Q किसके बराबर हो जाता है? K के बराबर होता है। यही हमने पढ़ा है बच्चों, यही पढ़ा है ना। तो
तो यहां से आप क्या लिखोगे, एक फॉर्मूला आ जाएगा कि ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 अपॉन n फैक्टर 2 रहेगा इनटू log k। अरे बोलो हाँ या ना, यहां तक की कहानी समझ आती है। इधर से मैं थोड़ा सा क्वेश्चन रफ करता हूं बच्चों, देखोगे आप, फटाफट देख लो, फटाफट देख लो, बहुत प्यारा है। यहां पे ई नॉट सेल हमारे पास 0.32 इक्वल टू 0.0295 log k आ गया। यहां से log k इक्वल टू क्या लिख दोगे, 0.32 डिवाइडेड बाय बोलो बोलो 0.0295। एंटी लॉग लेना है, k का वैल्यू क्या हो जाएगा, log का बेस 10 होता है तो 10 के पावर 0.32 अपॉन 0.0295। जो भी यहां बेस 10 है तो बेस बेसिकली यहां पे जाएगा और ये नंबर जो भी गिवन है इधर आएगा वो पावर में जाता है। ये एंटी लॉग का रूल होता है, हमने पहले भी बात की हुई है इस पे, आ गई बात समझ। तो ये हमारे पास आंसर कौन सा है, बोलो बी आ गया। अरे आया नहीं आया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था या नहीं था, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान, निहायत ही आसान क्वेश्चन था बच्चों, निहायत ही आसान था। सही है। अब भी देखो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा अलग वैरायटी का है, मजा आएगा उसको भी करने में, आप लोगों ने किया होगा मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। देखिए ये रफ कर देता हूं, लिख लिया होगा आप लोगों ने, छाप डाला होगा बेटा, शाबाश। छापना ही तो आता है सर हमको, बाकी कुछ तो आता ही नहीं, सिर्फ हम छापते हैं सर। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है बच्चों, सिर्फ छापना नहीं है, समझना भी है। देखो, द रस्टिंग ऑफ आयरन टेक प्लेस एज फॉलो। दो रिएक्शन दी गई है रस्टिंग का, सही है ना, आयरन का रिएक्शन दे रखा है और H+ का रिएक्शन दे रखा है। तो यहां पे अब सोचो कैथोड पे कौन जाएगा, एनोड पे कौन जाएगा, क्योंकि डेल्टा जी नॉट मेरे को निकालना है। तो डेल्टा जी नॉट का हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, -NF ई नॉट सेल होता है, -NF ई नॉट सेल होता है। और ई नॉट सेल निकालने के लिए ई नॉट सेल यहां पे मैं बता दूं N क्या होता है बच्चों, चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन का रिएक्शन में चेंज हुआ है। F क्या होता है 96500 कूलम, है ना। ई नॉट सेल तो आपको तो पता ही है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल बच्चों दोनों का। अब आपको ये डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कैथोड पे कौन जाएगा और एनोड पे कौन जाएगा। क्या नहीं डिसाइड कर सकते हो क्या, इसमें मैं रॉकेट साइंस लगा रहा हूं। बाबा का की पॉइंट यूज करो, क्या मैंने बोला था, एसआरपी जिसकी हाई होगी वो कैथोड पे जाएगा, जिसकी एसआरपी लो होगी वो एनोड पे जाएगा। चेक करो, यहां इन दोनों में हम अगर चेक करने की कोशिश करते हैं बच्चों, तो किसकी एसआरपी वैल्यू हाई है, इसकी एसआरपी वैल्यू हाई है तो ये कैथोड पे जाएगा और ये एनोड पे जाएगा। आई बात समझ। तो अब देखो ई नॉट से जब हम निकालने की कोशिश किए तो क्या आया वैल्यू 1.23 माइनस ऑफ -0.44 आया। ऐड कर दो यार, कितना आता है 1.67 वोल्ट आता है। दिस इज योर ई नॉट सेल, निकाल दिया ना हमने ई नॉट सेल, तो डेल्टा जी नॉट तो निकल ही जाएगा अब ना बच्चों। अरे बोलो हाँ या ना, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन है, माइनस इंटू F 96500 इंटू 1.67। ये जो हमारे पास बेसिकली आंसर आने वाला है, क्या आंसर आने वाला है, कुछ आइडिया आप लोगों के पास, अरे कुछ आइडिया आप लोगों के पास, अरे बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोला करो यार। यहाँ पे 322310 माइनस में आता है बच्चों, ये जूल आता है, क्या आता है, जूल आता है। अपने कोई ऑप्शन जूल पर मोल आएगा, सही है ना। तो यहाँ पे हमारे पास 322.310 किलो जूल पर मोल में हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए आएगा। अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना बच्चों, समझ आ रही है क्या, आ रही है ना, आ गई तो अच्छी बात है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अगर ये आपका सही क्वेश्चन था, आंसर सही आपने निकाला था तो +4 मार्क्स आप ऐड कर लोगे, सही है ना। सर आप एक तो बात बोल ही नहीं रहे हो, जिन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया उनको क्या जोड़ना है, +4 या -1, तो तुम नलायक हो, तुम लोग नलायकों की कैटेगरी में हो, जिन्होंने कुछ सोचा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन बढ़े बच्चों, चलिए बढ़ जाते हैं, सही है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ ये मजेदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन, सही है। देखो मजेदार क्वेश्चन है भी, अच्छा है।
देख के अच्छा अच्छा फील होगा इस क्वेश्चन के अबाउट कि करेंट दिया हुआ है, सबसे पहले आई दिया हुआ है कितना बच्चों 0.250 एम्पियर दे रखा है ना, उसके बाद टाइम दे रखा है कितना 35 मिनट दे रखा है सब। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ना सेकेंड में, तो आ जाएगा ना, बोलो कितना आएगा बच्चों 36 पिज्जा 1821, मेरे हिसाब से तो 2100 सेकेंड है, आ गया, अरे आ गया ना। अब क्या करना है, जब यहां तक कि अपने पास वैल्यूज आ गई है तो क्या करना है, दिमाग लगाना है, क्या करना है, दिमाग लगाना है, लगा सकते हो ना, लगा दो, चार्ज निकाल दो, I इंटू टी होता है, यानी कि 0.250 इंटू 2100, जब सॉल्व इसको आप करिएगा तो मेरे अकॉर्डिंग तो 521, इसका 4 पार्ट कर दो ना, इसका 4 पार्ट करोगे तो क्या आता है, 4 पार्ट करोगे इसका तो हमारे पास 2000 का 4 पार्ट 500 होता है और 100 का 4 टाइम्स 25 होता है, तो 525 कूलम आएगा, सही है। अब हमारे पास हमने सीखा है नंबर ऑफ फैराडे निकालना, नंबर ऑफ फैराडे इक्वल टू टोटल चार्ज गिवन डिवाइडेड बाय 96500, हमने यही पढ़ा है, नहीं पढ़ा, क्या नहीं डिवाइड कर लोगे इसको, क्या नहीं डिवाइड कर लोगे, कैलकुलेशन इसका बच्चों कर लोगे, कैलकुलेशन करने पे आई थिंक 5.44 into 10⁻³ फैराडे आता है, कर लोगे कैलकुलेशन, 5.44 into 10⁻³ फैराडे आता है बच्चों। अब देखो यहां पे और क्या दे रखा है कि NaCl है, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड है ना, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl है, यानी कि इसका इक्वेशन लिखो कैथोड और एनोड का, कैथोड पे Na+ और वाटर दोनों में फाइट हुई, जीता कौन, वाटर, एनोड पे Cl- और वाटर, कौन जीता बच्चों, कौन जीता, Cl- ड्यू टू कॉन्सेंट्रेटेड पार्ट ऑफ NaCl। कैसे सर, आपको कैसे पता चला कॉन्सेंट्रेटेड है, 2 मोलर दे रखा है, 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। फिर हमने क्या किया, इसका इक्वेशन लिखा, चलो इधर लिख देते हैं, Cl- क्या करेगा, हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, तो यहां तो एनोड पे कोई पीएच का लेना देना नहीं, क्यों, क्योंकि वाटर डिसोसिएट ही नहीं हुआ है, तो वो एज इट इज पड़ा हुआ है एनोड का। कैथोड पे देखते हैं, कैथोड की जब रिएक्शन की बात करते हैं तो H2O क्या करेगा बच्चों, रिडक्शन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो क्या बनाएगा 2H- प्लस ऑफ H2, अरे बनेगा या नहीं बनेगा, तो बोलो हाँ या ना, बनेगा ना। अब देखो यहां रीड करो, 2 फैराडे गिव्स कितना बच्चों, 2 मोल ऑफ OH-, तो 1 फैराडे गिव्स 1 मोल ऑफ OH-, अरे हाँ या ना, तो हमारे पास टोटल कितना फैराडे है, इतना, सही है ना, तो 5.44 into 10⁻³ फैराडे गिव्स 5.44 into 10⁻³ मोल ऑफ OH-, अरे बोलो हाँ या ना। अब क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि पीएच निकालने के लिए कॉन्सेंट्रेशन का रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- क्या होगा, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मोल कितना है 5.44 into 10⁻³ वॉल्यूम कितना है 400 ml है, तो लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.4 लीटर हो जाएगा बच्चों। यहां तक की बात समझ आती है क्या आप लोगों को, अगर आती है तो अच्छी बात है। यहां पे 0.0136 मोलर आ जाएगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-, अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, समझ आया क्या, समझ आ गया। तो अब देखो इसको आगे का पार्ट इधर मैं कर देता हूं, POH निकालते हैं, POH इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH-, माइनस तो आ गया सर लॉग 0.0136, उम्मीद करता हूं इसका लॉग आप सॉल्व कर लोगे, उम्मीद करता हूं इसका लॉग आप सॉल्व कर लोगे, लॉग सॉल्व कर लोगे तो ये बेसिकली वैल्यू कितनी आती है 1.86 इज योर POH, 1.86 POH आया, तो pH प्लस POH हमने पढ़ा है 14 होता है सर, तो pH इक्वल टू 14 माइनस ऑफ POH, बताओ बताओ 14 माइनस 1.86 क्या आएगा बच्चों 12.14 के अराउंड आएगा, अरे आएगा या नहीं आएगा, अरे बोलो हाँ या ना। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, बी ऑप्शन मैच कर रहा है। अगर इतना आपने सोचा है तो वाकई बहुत अच्छा आप थिंकिंग है, आपकी थिंकिंग बहुत सही डायरेक्शन में जा रही है, और 100% मैं बोल रहा हूं कि आप जेईई मेंस का एडवांस भी में भी अच्छा रैंक ला सकते हो। बस आपको क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। आई बात समझ या नहीं है, आ गई ना, उम्मीद करता हूं आ रही होगी मेरी बात समझ, आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, सही है।
देखो एक और क्वेश्चन बच गया, उसको भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन का फटाफट सॉल्यूशन का एसएस ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लिया। चलो देखो अगला क्वेश्चन जो बाकी है बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। जिनको कॉन्सेप्ट पता होगा वो कर पाएंगे, जिनको नहीं पता होगा नहीं कर पाएंगे, सही है ना। क्वेश्चन का लैंग्वेज ही नहीं समझ आया कि सर करना क्या है, इसमें करना क्या है। बहुत प्यारा है ना। देखो तो क्या है क्वेश्चन में, देखिए Which of the following aqueous solution remains neutral after electrolysis? न्यूट्रल रहने का मतलब क्या है, फिर से एसिड बेस रिएक्ट कर जाए, एसिड बेस हमारा एसिड और बेस सॉल्यूशन में बना रहे, एसिड और बेस सॉल्यूशन में बना रहेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। देखो एक्वस जब हम बात करते हैं कॉपर सल्फेट का, जब इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो क्या होगा, Cu+2 होगा, वाटर होगा। ये कैथोड की कहानी हुई। इसमें इन दोनों में ये इलेक्ट्रोलाइज होगा, ये नहीं होगा, तो क्या बनेगा बच्चों, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाएगा, Cu बनाएगा। एनोड पे क्या होगा, बोलो SO4 2- और वाटर, बोलो बोलो क्या होगा, वाटर। जब वाटर इन दोनों में वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो वाटर 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी एनोड है ना, तो लॉस करेगा, तो क्या बनाएगा O2 + 4H+ ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होते जाएगा H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगी, और H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, इसका मतलब सॉल्यूशन बिकम्स बोलो बोलो एसिडिक होते जाएगा सॉल्यूशन। आई बात समझ। तो ऑप्शन ए का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो सॉल्यूशन एसिडिक की तरफ जा रहा है। ऑप्शन बी के बारे में चेक करते हैं, AgNO3- है ना, कैथोड है, इधर एनोड है। कैथोड पे कहानी क्या होगी, Ag+ या वाटर, जीतेगा कौन, Ag+। तो Ag+ एक इलेक्ट्रॉन लेकर Ag बनाया, वाटर कैथोड का एज इट इज है, यहाँ पे NO3- है और वाटर है, कौन जीतेगा, वाटर। ये मैंने एसआरपी वैल्यू लिखा रखी है, टेबल भी बता रखी है, इसका की पॉइंट भी बता रखी है, सेकंड या थर्ड लेक्चर में होगा, देख लेना बच्चों, देख लेना आप वहां, सही है। वाटर जब ऑक्सीडाइज होगा 2 इलेक्ट्रॉन से हमारा O2 + 4H+ ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, ये भी कंटिन्यूअस पीएच को बढ़ाएगा, ये भी कंटिन्यूअस, solution becomes acidic after electrolysis। बोलो हाँ या ना, आया क्या, 2 ऑप्शन समझ आ गया ना। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं, आ जाए बच्चों, तीसरे ऑप्शन पे आते हैं। ये 2 ऑप्शन छाप डालो, ये 2 ऑप्शन तो छाप ही दिए ना। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं, तीसरे और चौथे ऑप्शन पे, दोनों पे। मैं बोला ना कि एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट डिटेल एनालिसिस दूंगा आपको, टेंशन ना लो। K2SO4 है, कैथोड है, एनोड है। कैथोड पे क्या है, K+ है और वाटर है। SO4 पे बोलो SO4 2- वाटर है, कौन जाएगा, वाटर। यहां से ये कैंसिल, यहां से ये कैंसिल, यहां वाटर कैथोड पे गया तो रिडक्शन होगा, तो ये क्या बनाएगा, 2H- बोलो और बोलो H2 बनाया। यहां पे क्या होगा, H2O 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी O2 + 4H+ ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अरे बोलो हाँ यार, तो यहां पे क्या होगा बच्चों कि ये KOH से कंबाइन हो जाएगा, KOH K+ और OH- KOH, और यहां पे H+ और SO4 2- H2SO4 फर्दर बना लेगा, यानी कि फिर से सॉल्यूशन कैसा रहा, ये आपस में रिएक्ट कर जाएगा और फिर से सॉल्यूशन न्यूट्रल ही रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, न्यूट्रल ही रहेगा। वैसे ही आप डी ऑप्शन का भी चेक कर सकते हो। डी ऑप्शन में क्लोरीन सिर्फ और सिर्फ हमारे पास, चलो डी ऑप्शन भी कर ही देता हूं आपके लिए, नहीं तो आप टेंशन में आ जाओगे, बोलोगे सर ABC तो डिस्कस कर दिया, डी साइड टफ था इसलिए आपने छोड़ दिया। बिल्कुल नहीं बच्चों, लो कर देता हूं आपके लिए। Na+ है और वाटर है, ये कहां है, कैथोड। एनोड पे आ जाओ, Cl- वाटर, ओवर पोटेंशियल कॉन्सेप्ट, बोलो Cl जाएगा, है ना, वाटर नहीं जाएगा। यहां पे Na नहीं जाएगा, वाटर जाएगा। H2O 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या बनाएगा, बोलो 2OH- + H2। ये बताओ Cl- हाफ ऑफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमारे पास कैथोड पे OH- का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो सॉल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्यूशन बिकम्स बेसिक हो जाएगा सॉल्यूशन।
इतनी बात समझ में आई? अभी तक सारे क्वेश्चन आपको पल्ले पड़ रहे हैं? अभी तक के सारे क्वेश्चन पल्ले पड़े या नहीं पड़े? पड़ गए ना? अभी और कुछ क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, और कुछ क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा सिर्फ। चलो बच्चों, अब और भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके सामने। सबसे पहला आपको वही काम करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करो। टोटल क्वेश्चन आपके पास इस बार 5 है। 5 क्वेश्चन करने के लिए 6 मिनट दिया। 6 मिनट आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का पहले आंसर फाइंड आउट करोगे, उसके बाद मैं जो डिस्कस कर रहा हूं उससे मैच कराओगे। आई बात समझ? उसके बाद अपने हिसाब से आप अपना मार्किंग स्कीम चेक सेट कर लो। +4 राइट हुआ तो, गलत हुआ तो -1, नहीं अटेम्प्ट किए तो नालायक होती। सही है ना? कुछ तो ट्राई करो। सही है। यहाँ अभी हम नीट और जेईई नहीं देने जा रहे हैं, क्लियर है? अभी तो खुद कुछ ना कुछ तो एफर्ट लगाओ, अगर सही गए तो बहुत खुशी होगी तुमको। देखो आते हैं यहाँ पे, आप लोगों ने ट्राई, उम्मीद करता हूं आपने ट्राई कर लिया होगा। इस क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मच, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, जेईई एडवांस का है ये भी। हाउ मच would be the oxidation potential of MnO4 minus Mn+2 couple change if the pH of, sorry, if the concentration of H plus ion क्या किया गया है? डिक्रीज किया गया है 100 टाइम्स। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा? बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। देखिए हमारे पास क्या करना है, क्या करना है, ध्यान से देखिएगा मेरी बातों को। इधर हमारे पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला का आपको तो टेंशन, पहले इस इक्वेशन को लिखो कि MnO4 माइनस से कहां गया बच्चों? Mn+2 में गया है, गया है ना? Mn+2 में गया है, जाने दो, गया तो। अब यहाँ पे क्या चार्ज बैलेंस है? नहीं है। तो सबसे पहला ऑक्सीजन को बैलेंस करो, इधर क्या आएगा? वाटर आएगा, आएगा बच्चों। इधर क्या आएगा? H+ आएगा। कितना H+ आएगा बच्चों? बोलो बोलो। वाटर इधर 4 ऑक्सीजन तो 8 H+ आया। और चार्ज को बैलेंस करने के लिए इधर कितना आएगा? 5 इलेक्ट्रॉन आएगा। आ गया? रिएक्शन हो गया हमारा बैलेंस, रिएक्शन हो गया हमारा बैलेंस। अब अपने को क्या करना है कि उसी लिख देते हैं। कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा? वाटर है, लिक्विड, तो इसका तो हम लिखेंगे नहीं, इसी सब का एक्वस का ये जाएगा, ये जाएगा, है ना, ये जाएगा। सही है, लिख देते हैं। तो यहां पे आप चेक करो, लिखना स्टार्ट करते हो आप, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn+2 आएगा। सही है, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ MnO4 माइनस आएगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ का पावर 8 आएगा। यही आएगा बच्चों। आ गया ना यहां तक बात समझ? अब क्या करना है, अब क्या करना है? बहुत आसान तरीका, बहुत आसान तरीका। ई सेल जब हम लिखते हैं, ई सेल लिखते हैं तो E0 है ना, E0 सेल -0.059। सबसे पहला चीज आप सोचो, दिमाग लगाओ कि कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं तो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए। तो अगर फॉरवर्ड गया, अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड गया, अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड गया तो हमारे पास क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड गया तो डिक्रीज होना चाहिए। इतनी बात समझ आती है? तो इसमें से पहले हम चेक कर लेते कि कौन कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, कौन कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। आप लीच-एडलर प्रिंसिपल याद है ना? लीच-एडलर प्रिंसिपल याद है या नहीं है? अगर हम, ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, रिएक्टेंट से कोई चीज हम अगर निकालते हैं तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है कि फिर से इक्विलिब्रियम गेन किया जा सके। तो ये धीरे धीरे प्रोडक्ट, रिएक्टेंट बढ़ना स्टार्ट होगा, प्रोडक्ट नीचे आना चाहेगा, यानी रिएक्शन कहां जा रही है? बैकवर्ड डायरेक्शन में। सेम अगर हमने कंसंट्रेशन H+ का डिक्रीज किया, इसका मतलब रिमूव किया होगा, तो रिएक्शन कहां आ रही होगी? बैकवर्ड आ रही होगी। यानी कि ये जो इंक्रीज वाला ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो नेग्लेक्ट हो गया। बी और सी में से कोई होगा। अब चेक करते हैं, सही है ना? बी और सी में से कोई होगा, चेक करते हैं। तो 0 E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0059 इनटू log QC। लिख दिया, लिख दिया। अब हमारे पास क्या करना है? अब हमारे पास क्या हुआ? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमने आफ्टर डिक्रीजिंग, लिख देता हूं, आफ्टर decreasing the concentration of H+ by 100 times, तो क्या हो जाएगा? H+ की नया वाला हमारे पास ये E1 सेल मान लेता हूं, तो E2 हो जाएगा। बताओ कितना आएगा? E2 कितना आएगा बच्चों? बोलो बोलो। E0 सेल तो रहेगा ही ना, E0 सेल माइनस 0.059 log
बोलो बोलो क्यूसी के जगह पे इस बार वही mn+2, ये सब तो कांस्टेंट है ना, MnO4 माइनस इस बार ये हमारे पास क्या आ जाएगा बोलो 1/100 H प्लस है ना का स्क्वायर, सही है। यानी कि H प्लस पहले जो भी अमाउंट था उसका 1/100 टाइम्स कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया, सही है। तो यहां से क्या आया वैल्यू E नॉट सेल बोलो बोलो E नॉट सेल माइनस 0.059, क्लियर है ना बच्चों। लॉग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं Mn+2 लिख सकते हैं अपॉन MnO4 माइनस लिख सकते हैं, ऑब्वियस बात है H प्लस स्क्वायर ऊपर गया 8 आएगा ना पावर बच्चों, यहाँ 8 है तो 100 का पावर 8 यानी कि 10⁻16 आ गया। आया नहीं आया, अरे बोलो हाँ आया ना, तो E2 आया आ गया ना, E2 आ गया। अब क्या करना है, E2 जब हम बात करेंगे, E2 की जब हमने बात की तो ये कितनी आई हमारे पास E2 इक्वल टू ये E नॉट सेल रहने दो एज इट इज, E नॉट सेल माइनस 0.059 लॉग Mn+2 आ गया ना, Mn+2 सही है। इसमें हमने इसको एक फैक्टर मान लिया और इसको एक फैक्टर मान लिया, मान लो तो ये क्या आया MnO4 माइनस और H प्लस का पावर 8, सही है, माइनस 0. क्या आएगा बच्चों 0.59 लॉग क्या आएगा बोलो बोलो 10⁻16 आएगा अपॉन, हाँ यही तो आएगा बच्चों, यही तो आएगा, आ गया ना, यही तो आएगा। अब अपने को इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं ये वाला क्वेश्चन को ही रफ करता हूं थोड़ा सा, है ना। सॉल्व करने के लिए बच्चों टेंशन नहीं लेना, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। तो यहां से E2 इक्वल टू ये वाले टर्म्स को मैं क्या लिख सकता हूं, E1 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, यही तो लिखा था E1 किधर गया, E1 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, 100% लिख सकता हूं। तो E2 इक्वल टू E1 माइनस क्या है 0.059 इंटू लॉग 10⁻16 आया, ये पावर आगे E1 माइनस 0.059 इंटू 16 आ गया बच्चों। अरे बोलो तो E1 में से ये जब हम बात करेंगे तो ये जब मल्टीप्लाई किए तो ये क्या आएगा 0.189 वोल्ट आएगा। यानी कि कितना मिली वोल्ट ये डिक्रीज हुआ, कितना मिली वोल्ट डिक्रीज हुआ बोलो 189 मिली वोल्ट जो है वोल्टेज डिक्रीज हो गई आफ्टर क्या था, आपने क्या किया था H प्लस को कंसंट्रेशन को 100 टाइम्स डिक्रीज किया था। तो बात समझ आया नहीं आया, छाप लो बच्चा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है, तो ध्यान से छापोगे इसको, ध्यान से छापोगे, छाप लिया। चलो देखो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 298 केल्विन। कुछ गधे बोल देंगे जीरो होगा, कुछ गधे बोल देंगे जीरो होगा। सर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो होता है, किसी भी कंडीशन पे आप जीरो नहीं बोल सकते हो, सही है ना। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे जीरो होता है। ये क्या बोला है, न्यूट्रल कंडीशन पे, न्यूट्रल सॉल्यूशन पे आपको बताना है, सही है ना, न्यूट्रल सॉल्यूशन पे बताना है। देखो अब इसको न्यूट्रल सॉल्यूशन पे बताना है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होने वाला है न्यूट्रल पे 10⁻⁷ मोलर। आ गया ना चेंजेस, आ गया ना टेंशन। वहां पे कंसंट्रेशन कितना होता था स्टैंडर्ड कंडीशन का 1 मोलर हुआ करता था, यहां 1 मोलर नहीं है, 10⁻⁷ मोलर है, सही है ना। न्यूट्रल, ये कैसे पता चला, एट न्यूट्रल कंडीशन, एट न्यूट्रल कंडीशन। आई बात समझ या नहीं आई, आ गई होगी उम्मीद करता हूं। तो अब क्या करना है बोलो, E से जब, हाँ इसका पहले रिएक्शन तो लिख लो, रिएक्शन तो लिख लो, H प्लस 2H+2 इलेक्ट्रॉन लेकर H2 बनाएगा। अरे बोलो हाँ है ना, बनाएगा ना बच्चों, अरे बनाएगा या नहीं बनाएगा, बनाएगा। अब क्या करना है, अब क्या करना है, E सेल निकालना है। E सेल इक्वल टू E नॉट ऑफ H प्लस से H2 गया माइनस 0.059 अपॉन n फैक्टर 2 इंटू लॉग QC अभी लिख देता हूं, सही है। इसकी वैल्यू 0 हमने पढ़ी है, तो ये अपने पास 0 माइनस क्या है बच्चों 0.059 अपॉन 2 इंटू लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का होल स्क्वायर। आएगा या नहीं आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 298 केल्विन पे कितना होता है 1/180 m, तो ये 1 आ गया।
अब देखो यहाँ से क्या है 0.059 अपॉन 2 इंटू log 1/10⁻⁻7 का बोलो स्क्वायर। ऊपर क्या क्या है 0.059 अपॉन 2 इंटू log 10⁻14। 14 बाहर आया ना बच्चों, माइनस 0.059 2 इंटू 14 क्या आया बोलो माइनस 0.413 वोल्ट के आसपास से वैल्यू ई सेल की आएगी न्यूट्रल कंडीशन पे। अरे हाँ यार, अरे बोलो समझ में आ रही है बात? ये भी क्वेश्चन समझ आ गया? अरे ये भी आया आप लोगों ने, उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपने सही किया होगा। नहीं किया होगा तो देख लो, नहीं किया है तो देख लो। बात समझ आया? नहीं किया है तो देख लो। हो गया? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। बढ़ जाए, चलिए देखिए क्या बोला है। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट याद है ना, M इक्वल टू जेड आई टी हमने पढ़ा था। जेड हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये किसके बराबर होता था बच्चों बोलो? जेड इक्वल टू E अपॉन 96500 के बराबर होता था। E हमारे पास क्या था, मोलर मास। E इक्वल टू क्या था, E किसके बराबर था, मोलर मास अपॉन n फैक्टर। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि जो Z है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E है, और E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, मोलर मास अपॉन n फैक्टर। अरे बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अब चेक करना है अपने को, चेक जो करना है इसमें यही चेक करना है कि मोलर मास अपॉन n फैक्टर की वैल्यू किसकी ज्यादा है। इसकी तो मोलर मास ही 1 होती है, n फैक्टर 1 ही है, 1 ही आएगा। हमारे पास H2 है, सिल्वर मोलर मास 108, n फैक्टर भी 1, तो E की वैल्यू 108 सिल्वर के लिए आती है। कॉपर के लिए हमारे पास Cu+2 में है, तो मोलर मास हमारे पास 63.5 डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो और कम आ गया। जिंक हमारे पास 64 के अराउंड होता है, 64 डिवाइडेड बाय हमारे पास 2 कर दोगे तो वो भी हमारा कम आता है। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, सिल्वर का ही आने वाला है। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर है? रफ करो इसको। हो गया ना बच्चों? शाबाश। आगे देखो, बहुत तेजी से हो रहा है क्या? बहुत तेजी में जा रहा हूं क्या? नहीं ना, क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। आप लोगों के पास फैसिलिटी अवेलेबल है, इसको एक बार नहीं 2 बार देखो, अच्छे से समझो और क्वेश्चन को किया करो। क्लियर है? अरे क्लियर है या नहीं है? देखो अब क्या करना है, द वेट ऑफ सिल्वर जिसका एटॉमिक मास 108 अपने को पता है, डिस्प्लेस बाय क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेसेस इतना ml ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन आइदर वो O2 माइनस के फॉर्म में होगा या H2O के फॉर्म में होगा तभी O2 बनेगा। इसमें भी O2 बना तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज किया। अगर यहां भी हमारे पास O2 बनता है तो भी ये 4 इलेक्ट्रॉन। ऊपर वाला रिएक्शन लिखो या नीचे वाला लिखो, बात सेम है। ऑक्सीजन डिस्प्लेस कराना है तो। क्लियर है? तो मैं किसी एक को ही लिख लेता हूं, सही है ना, किसी एक को ही लिख लेता हूं। चलो नीचे वाला ही सपोज मैं लिख लेता हूं। क्लियर है? तो यहां पे अपने को वॉल्यूम कितना दे रखा है, 5600 ml दे रखा है। तो क्या मैं मोल नहीं निकाल सकता एसटीपी पे? बोलो 22.4 लीटर होता है ना बच्चों, तो इसको ml में कन्वर्ट कर देते हैं। अरे कर देना बच्चों। तो यहां से जब हमने मोल ऑफ O2 निकाला, क्या निकाला, मोल ऑफ O2 की जब वैल्यू हमने फाइंड आउट करने की कोशिश की तो कितना आया बताइए? कुछ आइडिया आप लोगों के पास? अरे कुछ आइडिया तो होगा ही ना। मोल ऑफ O2 बता दो बच्चों। अरे मोल ऑफ O2 नहीं बता सकते क्या? कैलकुलेशन करो फटाफट, मोल ऑफ O2 बताओ। नहीं आया या मैं कैलकुलेशन करूं? बोलो मोल ऑफ O2 कुछ तो वैल्यू होगी, नहीं है क्या यार? मेरे पास कैलकुलेशन किया हुआ था बच्चों, मैं देखता हूं, रुक जाओ, टेंशन ना लो आप, या मेरे को कैलसी से करनी पड़ेगी। मोल ऑफ O2 हाँ आ गया ना। मोल ऑफ O2 कितना आ सकता है, अरे यार बहुत ज्यादा टेंशन लेना ही नहीं था, 0.25 मोल आया। मोल ऑफ O2 आ गया ना। अब एक मोल के लिए यहां से आप क्या रीड करोगे, फॉर 1 मोल ऑफ O2 4 फराडे ऑफ चार्ज, 4 फराडे ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड। सही है? तो 0.25 मोल ऑफ O2 के लिए कितना फराडे, 1 फराडे ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड। चार्ज इज
रिक्वायर्ड। बोलो हाँ या ना, आया नहीं आया, आ गया ना। अब अपने को सिल्वर डिपॉजिट कर रहा है तो Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेकर Ag बना रहा है। अपने पास चार्ज कितना है 1 फराडे है, तो मोल ऑफ सिल्वर कितना आएगा, मोल ऑफ सिल्वर यानी ऐसे लिखो कि फॉर 1 फराडे ऑफ चार्ज 1 मोल ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड। सिल्वर इज क्या लिखोगे, डिपॉजिटेड। तो 1 मोल अगर हमारे पास सिल्वर है तो मास ऑफ सिल्वर क्या होगा, मास ऑफ Ag इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास, पढ़ा है ना। तो मोल 1 है, मोलर मास 108 है, 108 ग्राम आ गया नहीं आ गया बच्चों, 108 ग्राम आ गया है हमारे लिए, 108 ग्राम आ गया, आया नहीं आया, बोलो हाँ या ना। अरे समझ आया बच्चों, 100% समझ में आनी चाहिए। क्लियर है, इसको भी रफ किया जाए। अरे बोलो हाँ या ना, करूं या नहीं करूं, कर दूं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा, मजा आ जाएगा। और आप बोलोगे तो ये आखिरी क्वेश्चन होगा आज का, इस चैप्टर के लिए भी। और भी मैं आपके लिए, बोलिएगा आप लोग तो वर्कशीट में भेजने वाला हूं आप लोगों के लिए, बहुत शानदार उसमें क्वेश्चन होगा। आप करके मेरे को फिर से रिपोर्ट करोगे कि आप वाकई आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। आपको सारी चीजें रिपोर्ट करनी है बच्चों, सारी चीजों का रिपोर्ट आपको देना है। क्लियर है, देखिए क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। 4.5 ग्राम एल्युमिनियम डिपॉजिट हुआ है, यानी Al+3 इलेक्ट्रॉन लेकर L बनाया है। कितना एल्युमिनियम है बच्चों, 4.5 ग्राम एल्युमिनियम है। ओके आगे पढ़ते हैं, ये कैथोड का रिएक्शन है। तो उसके बाद क्या है, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हमारे पास सेम अगर बात करें तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड एट Sp फ्रॉम H+ आयंस। तो H+ एनोड पे ही हो रहा होगा, अच्छा एनोड वो H+ इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाया होगा, H2 बनाया होगा। तो 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर H2 बनाएंगे, सही है। अब अपने को बताना है सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला है, पास किया गया है, तो वॉल्यूम ऑफ H2 बताना है। तो यहां से क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकाल लें तो 27, ये मोल क्या आ गया, मोल ऑफ Al आ गया। तो अब यहां से क्या रीड कर सकते हो, फॉर 1 मोल ऑफ Al क्या रीड कर सकते हो, 1 मोल Al से कितना हमारा फराडे बन रहा है, 3 फराडे। फॉर 1 मोल ऑफ Al 3 फराडे ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड। बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना। तो हमारे पास कितना मोल है, 4.5 डिवाइडेड बाई 27 मोल ऑफ Al। अरे हाँ या ना बोलो, तो ये कितना आया, 4.5 डिवाइडेड बाई 27 इंटू 3। अरे बोलो हाँ या ना, फराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड। तो यहां से बेसिकली सॉल्व करोगे तो 0.5 फराडे चार्ज आया, चार्ज इज रिक्वायर्ड। बोलो सही है बात, सही है ना। अब यहां पे देखो 0.5 फराडे, यहां पे क्या बोल रहा है कि फॉर 2 फराडे चार्ज 1 मोल ऑफ H2 गैस इज प्रोड्यूस। अरे हाँ या ना बच्चों। तो हमारे पास 1 फराडे चार्ज के लिए कितना होगा, बोलो हाफ मोल ऑफ H2 गैस इज प्रोड्यूस। मेरे पास एक्चुअली में कितना है 0.5 फराडे, तो हाफ इंटू क्या कर दूंगा 0.5 मोल ऑफ H2 गैस इज प्रोड्यूस। तो ये बेसिकली 0.25 मोल ऑफ क्या है बच्चों, H2 गैस आ गया। तो क्या मैं वॉल्यूम नहीं निकाल सकता, क्या मैं वॉल्यूम ऑफ H2 गैस नहीं निकाल सकता, वॉल्यूम ऑफ H2 गैस एट STP हम नहीं निकाल सकते। मोल इंटू 22.4 लीटर। बताओ मोल है 0.25, वॉल्यूम है 22.4 लीटर, तो ये 5.56 लीटर आ गया बच्चों। 5.56 से अप्रॉक्स 6 आएगा, 5.6 लीटर आएगा बच्चों। ऑप्शन डी। हमारे सारे क्वेश्चन हो गए या नहीं हो गए, 15 क्वेश्चन, 15 इस टॉपिक पे हमने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कर रखे हैं। प्रीवियस ईयर जेई नीट भी था, जेई मेंस भी था, तो आपको बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन फिर से रीअटेम्प्ट लेने हैं एक बार, और मजे में पढ़ाई आपको करनी है, मजे में पढ़ाई करनी है। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन अब आपसे हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इतने क्वेश्चन करने के बाद। बात समझ में आया, बात समझ में आया। तो अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम बढ़ने वाले हैं बच्चों। क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। सॉल्यूशन हम नेक्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और मजेदार तरीके से सॉल्यूशन चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं।
मजेदार तरीके से सॉल्यूशन चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। बस आप इस चैप्टर में कोई भी वर्क पेंडिंग ना रखो, तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूं जेईई और नीट में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इसका आता है, कम से कम 2 से 3। 12th का सबसे फिजिकल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, तो उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। फिर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करें, सॉल्यूशन भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप किसी भी चीजों को इग्नोर करके नहीं जा सकते, किसी भी चीजों को इग्नोर करके नहीं जा सकते। आपको पढ़ाई करनी है तो करनी है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। 12th में तो खास करके कोई भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है बच्चों, आप कुछ भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। क्लियर है? चलिए ये क्वेश्चन एक बार आप फिर से करिएगा, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई आप अच्छे से करिए। थैंक यू बच्चों।